लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दे तो। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत में हिंदू मुस्लिम आखिरकार हो ही गया, रोकते रोकते रुका नहीं। सोचिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि अगर भारत सरकार के स्टैंड से अलग जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा अधिकारियों की मीटिंग की है और जानकारी मिल रही है कि अब तक 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। एएमयू में कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि दुनिया भर में फिलिस्तीन के पक्ष में भी प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। जिन जिन देशों ने इजराइल के प्रति समर्थन जताया वहाँ के मुस्लिम समाज प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सोचिए, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय का एक ट्वीट भी आया है। उसने कहा है कि भारत सरकार हमेशा से सोवरन, मतलब एक संप्रभु फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में चुटकी ली जा रही है कि अब रूबिका लियाकत भी इजराइल जा रही हैं। और यति नरसिंहानन, याद है, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भला बुरा कहा था कि मैं परशुराम पुत्र हूँ और आपको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही थोड़ी सी चूड़ी टाइट हुई, यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि हमको इजराइल भेज दीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, भारत की मीडिया की क्या हालत है। चारों तरफ थू थू हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मणिपुर का वीजा लेना था क्या। सोचिए, सारे के सारे पत्रकार इजराइल पहुंच गए हैं। अब रूबिका लियाकत भी गई हैं, उनसे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मणिपुर क्यों नहीं गई। इजराइल से रिपोर्टिंग हो रही है, अच्छी बात है। मणिपुर से भी रिपोर्टिंग होती जो हालात दिखाए जाते। वहीं विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया अपने ट्वीट में कि अब हम हमेशा से फिलिस्तीन, जो एक संप्रभु राष्ट्र है, उसके पक्ष में रहे हैं और जो समझौता है हम उसके तहत ही बात कर रहे हैं। वहीं सोचिए, जो आपको मोन्टाज में दिखाई, इस शख्स का नाम है यति नरसिंहानन। ये कह रहा है कि हम 1000 जवान, हम अपने भक्तों के साथ इजराइल जाएंगे और वहाँ दुश्मनों से लड़ेंगे। तो सोचिए किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने भारत में फिर से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा लगातार, और सोचिए, रवीश कुमार लगातार इजराइल पर स्टोरी कर रहे हैं, फिलिस्तीन की तकलीफ़ों को दिखा रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के सीएम हैं, उनके तरफ से फरमान आया है, खबर छपी है जनसत्ता पर, कि अधिकारियों को साफ साफ कहा गया है कि जो भी भारत सरकार से इतर बात करेगा, जो भी यहाँ किसी भी तरह से इजराइल फिलिस्तीन के बहाने धरना विरोध प्रदर्शन करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो सोचिए, वही दुनिया के तमाम देशों में, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सब जगह फिलिस्तीन के जो समर्थक हैं उनके पक्ष में समर्थन कर रहे हैं। वहीं ताज़ा अपडेट ये है कि गाजा, इजराइल जो है वो गाजा पर ज़मीनी हमला भी कर सकता है। वहीं वहाँ से विभत्स तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से बमबारी हुई है, जिस तरह से रिहायशी इलाकाओं को बम से उड़ा दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल इंडियन मीडिया को लेकर पूछे जा रहे हैं। भारत के पत्रकारों पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, अफ़गानिस्तान की खबरें रोज़ दिखाते हैं। ये लोग इजराइल भी चले गए, रोज़ इजराइल फिलिस्तीन की खबरें दिखाते हैं। ये लोग, सोचिए, ये लोग कनाडा भी चले जाते हैं, कनाडा की भी खबरें दिखाते हैं, लेकिन ये लोग मणिपुर नहीं जाते हैं। तो क्या ये लोग सत्ता पक्ष को जो उस खबर से नुकसान हो, जिस खबर से उनको नुकसान होता दिख रहा है, उससे ये लोग बचने की कोशिश करते हैं? और क्या भारत की मीडिया जो है वो सीधे सीधे सत्ता के साथ है? तो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर एक बात तो साफ है, आप सोशल मीडिया का जब ट्रेंड देखेंगे तो तमाम जो मुस्लिम समाज के पत्रकार हों, एक्टिविस्ट हों, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, वो इजराइल हमले में जिन फिलिस्तीनियों के, आम नागरिकों के जो हताहत हो रहे हैं, जो बच्चे हताहत हो रहे हैं, महिलाएं हताहत हो रही हैं, उनके बारे में वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वहीं जो राइट विंग समर्थक हैं, जो मोदी जी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो सत्ता के समर्थक हैं, वो लोग इजराइल के साथ बने हुए हैं। और यति नरसिंहानंद जी जैसे लोग कह रहे हैं कि हम तो इजराइल जाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इजराइल के जो यहाँ जो विदेश जो लोग एम्बेसी में, उन्होंने कहा है कि हमें फ़िलहाल किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं अपने आप से लड़ने में। वही अमेरिका ने, कहा जा रहा है कि जो दुनिया भर की जो चैनल्स है, आप अल जजीरा देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स देखें,
तो इस तरह की रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने फौरी तौर पर उनको हथियार मुहैया कराया है। वहीं अगर इंटरनेशनली बात करें, विदेश के पूरी दुनिया भर की बात करें, तो रूस ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया। रूस का समर्थन का मतलब होता है कि चाइना की भी उसमें सहमति होगी। वहीं इजराइल के जो चारों तरफ के देश है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, या आपको बता दें कि ईरान हो, ये वो देश हैं जो फिलहाल फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर फ़िलिस्तीन हमास को विदेशी मदद नहीं मिल रही है तो उसके पास इतने हथियार कहाँ हैं। वहीं तमाम भारत के जो विपक्षी दल हैं, मैं अभी कंचना यादव को दीपक चौरसिया के शो में सुन रहा था, जो अभी प्रवक्ता बनाई गई हैं, वो कह रही थी कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, जो पावरफुल कंट्री है, उनका एक साझा बयान आना चाहिए और युद्ध रुकना चाहिए और फ़िलिस्तीन के लोगों का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। जो बैकग्राउंड में है, जो लगातार अशोक पांडे, जो कि हिस्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए हैं कि किस तरह से हिटलर जब जर्मनी में राज कर रहा था, उसके बाद किस तरह से यहूदियों पर अत्याचार हुआ और वो आए फ़िलिस्तीन के उस हिस्से में जिसको अब इजराइल कहा जा रहा है, और धीरे धीरे फ़िलिस्तीन जो है वो कमज़ोर पड़ता गया। कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन को लगभग 30 साल में, या यासर अराफात का भी वो दौर है, 30 सालों में इजराइल ने अपना मजबूत कर लिया है पक्ष, और फ़िलिस्तीन फ़िलहाल एक देश के तौर पे सामरिक रूप से बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल और फ़िलिस्तीन से पूरी दुनिया सबक ले रही होगी। भारत को भी एक सबक लेना चाहिए कि धर्म अपनी जगह है, लेकिन अगर आप विज्ञान पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तकनीक पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हथियारों पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप मजबूत मुल्क नहीं बन सकते। इजराइल ने अपने आप को अगर मजबूत किया है तो उसकी वजह है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास आधुनिक हथियार है, तकनीक है। और इसी मामले में रूस और चीन जो है आज के डेट में दुनिया का सबसे सुपर पावर बनता दिख रहा है, क्योंकि उसने तकनीक को अपनाया है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोले हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर मेडिकल का सेक्टर हो। यहाँ तक कि कई बार आरोप लगे थे कि कोरोना जो है वो चीन की करामात है। तो मुझे लगता है कि भारत के लोगों को इससे ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर आधुनिक शिक्षा, एजुकेशन, तकनीक, विज्ञान और मारक क्षमता वाले हथियार, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो मिसाइल्स हों, इसकी बहुत ज़रूरत है। अब वो दौर गया जब तलवार, भाले और से लड़ाई होती थी। मंत्र से भी आप नहीं जीत सकते हैं। इस तरह के भी प्रयोग भारत में हुए हैं। जब सोमनाथ मंदिर को लूटा जा रहा था विदेशियों के द्वारा, तो मंत्र का उच्चारण हुआ, उससे भी सफलता नहीं मिली है। मुझे लगता है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध में जो सीखने वाली बात है कि भारत को सामरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि विज्ञान की तरफ बढ़ा जाए। हमारे अपने नए तकनीक के फाइटर प्लेन हों, मिसाइल्स हों, तमाम तरह के विपन्स हों, रडार हों, और ये सब जब तक नहीं होंगे तब तक आप एक मजबूत मुल्क नहीं बन सकते। और इस मामले में अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, भारत की सेना जो है वो अदम्य साहस रखती है। भारत ने बीच बीच में तमाम जो मिलिट्री साजो सामान है वो दुनिया भर के देशों से लिया है। राफेल लिए गए हैं, सुखोई लिया गया है। लेकिन जिस तरह से रूस ने समर्थन किया है फ़िलिस्तीन का, अगर उसने उस तरह से आर्म्स सप्लाई किए जिस तरह से अमेरिका इजराइल को कर रहा है, अगर रूस ने भी आर्म्स देना शुरू किया, लेकिन सवाल है कि रूस अभी खुद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। यूक्रेन से वो खुद युद्ध में है जहां वो निपट नहीं पा रहा है। चीन की भूमिका देखने वाली होगी कि चीन क्या स्टैंड लेता है। वैसे सऊदी अरब और ईरान को चीन ने मिलाकर एक कोशिश तो ज़रूर की थी कि वो सुपर पावर बने। भारत की स्थिति हमेशा मजबूत रही है एशिया में, खासकर जो मिडिल ईस्ट है उसमें मजबूत रही है। मुस्लिम कंट्री के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमेशा से। तो भारत विदेश मंत्रालय ने ज़रूर कहा है कि हम एक सोवरन जो फ़िलिस्तीन है उसके पक्ष में कल भी थे, आज भी हैं। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने ज़रूर ट्वीट किया था कि हम इजराइल के साथ हैं समय के हिसाब से। लेकिन अभी भारत फ़िलहाल नाप तौल के अपने कदम बढ़ा रहा है। लेकिन भारत को इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये समझना चाहिए कि एक भारतीय के तौर पर हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग एक मजबूत मुल्क की तरफ बढ़े, और उसके लिए विज्ञान बहुत ज़रूरी है। ये बात तो फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध से साफ हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रूस का जो समर्थन है
अगर चाइना ने इसी तरह से मजबूत, अगर चाइना इसमें कहीं खेल नहीं करता है तो फिलिस्तीन की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि रूस फिलहाल लगता नहीं है कि वो बहुत मदद कर पाएगा फिलिस्तीन का, क्योंकि वो खुद चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही है, जिस तरह से लोग हताहत हो रहे हैं, तो हमास की जो क्रूएलिटी थी, हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था, उसको छोड़कर लोग भूलते जा रहे हैं और अब इजराइल के, फिलिस्तीन के प्रति लोगों में सिंपैथी है। वही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने खुद ही इस तरह की कार्रवाई की, खुद ही इस तरह के इनिशिएटिव लिए। नेतन्याहू बहुत विवादित रहे हैं और इजराइल में इंटरनल भी उनका बहुत विरोध होता रहा है, जिस तरह से वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। तो फिलहाल भारत के कुछ जो राइट विंग लोग फोर्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमें इजराइल भेज दिया जाए। यति नरसिंहानंद कह रहे हैं, रूबिका लियाकत इजराइल से रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो भारत सरकार ने बहुत ही नपा तुला और तटस्थ फैसला लिया है। उसने ट्वीट करके कहा है कि हम फिलिस्तीन सोवरेनिटी के साथ बने हुए हैं, फिलिस्तीन की संप्रभुता के साथ बने हुए हैं। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ के जो मीडिया को लेकर सवाल उठ रहा है कि जो लोग फिलिस्तीन जा सकते नहीं गए हैं, इजराइल गए हैं, वो आखिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन पर यही अपडेट है। दुनिया भर के देशों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होते हुए दिख रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।